हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। ये नया कोर्स लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे 500 क्वेश्चंस वन लाइनर, वो भी साइंस के। ये रहेगा हिंदी मीडियम में। इसके माध्यम से मैं आपको सेपरेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा। सो मेरा नाम अंकित सिंह है। मेरी ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है, देन एसएसबी अटेंड किया है। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और एक बार मैं मेरिट आउट हूँ, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। ओके। तो देखिए, ये जो पूरा कोर्स रहेगा, ये कोर्स पूरा ही इंटायरली अलग रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिससे आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये मेरा प्रोफाइल है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर तकरीबन 11,000 से ज़्यादा व्यूवर्स हैं जो देख चुके हैं मुझे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सामने हैं सारे कोर्सेज बनाए गए हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, इन सभी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। और जो मेरे टारगेट ऑडियंस की अगर बात करूँ मैं कि कौन कौन से जो एस्पिरेंट्स है वो उनके लिए यूज़फुल रहेगा। देखिए पे यूपीएससी, सीडीएसई, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, एफकेट, यूपीएससी, सीएससी, एनडीए, बैंक, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी। और यदि आप बहुत किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला रहेगा। ओके। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा जो सेगमेंट रहेगा वो पूरा रहेगा केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। तो इसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे तकरीबन 40-50 के आसपास। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में उसके आगे का कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन। उसमें ये बोला जा रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ओके। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, जिसे कैंडेला भी बोला जाता है। फिर क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का, किसकी इकाई का मात्र नाम है। तो क्यूरी रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिविटी धर्मिता है, उसकी इकाई का मात्रक है। फिर क्वेश्चन 5 पे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो देखिए, संवेग ये मतलब यहाँ पे मोमेंटम की बात की जा रही है, और वेग का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी से बात की जा रही है। तो इसकी जो भौतिक राशि है वो द्रव्यमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 थे कि जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम किस कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरा जो थर्ड लॉ है उसके द्वारा संभव हो पाता है। फिर क्वेश्चन 7 है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 8 में कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, मतलब घोड़े से बात की जा रही है। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, वो उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो गिर जाता है। तो वे विश्राम जड़त्व की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे स्टॉप इनर्शिया की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, या स्टेबल इनर्शिया भी कह सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो यदि कोई कालीन है या कंबल है, उसको छड़ी से पीटा जाता है तो मतलब उस पर मारा जाता है। तो आपने बहुत बार एग्जाम्पल आपने किया होगा ऐसा झटकारने के लिए। तो यदि वो झटकारते हैं तो उस पर से जो धूल निकलता है वो किसके कारण होता है, कौन से नियम के कारण होता है। तो ये गति का पहला नियम है, उसके आधार पर ये होता है। फिर समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से के ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग जो होता है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। बाकी जो 1/9 भाग है वो समुद्र के नीचे रहता है। फिर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है। तो इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो ये पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम के द्वारा स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग किया जाता है, मतलब लिक्विड जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है। तो उसमें नियम लगता है पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। तो अब केंद्रीय बल के कारण, कॉन्सेंट्रिक फोर्स के कारण ये अलग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 थे कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर यहाँ पर काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। तो तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी उपग्रह की बात की जा रही है तो ये होता है कुल 36,000 किलोमीटर। ओके, कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो वर्षा की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें 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 अंतिम रूप में बदल जाते हैं। तो सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ मतलब रेडियो एक्टिविटी मतलब मेटल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, पदार्थ की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, क्षय होने के बाद मतलब उसमें डीके होने के बाद है जो कि अंतिम रूप में सीसा यानी कांच, पीईवी जिसे लेड बोला जाता है, उसमें बदल जाते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो तत्व खोजा था उसी तत्व उन्हीं के नाम पर उस तत्व का नाम रख दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक गैस विकिरण पैदा होता है। तो ये विखंडन अभिक्रिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी तत्व के समस्थानिकों जिसे आइसोटॉप्स बोला जाता है के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या में कमी और ज़्यादा होने के कारण आइसोटॉप्स की संख्या बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का उपयोग करके किसी भी चट्टान रॉक की उम्र का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया बोला जाता है को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो रक्त कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए जो रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है उसका नाम कोबाल्ट 60 है, मतलब कोबाल्ट 60 है, जैसे आप कोबाल्ट 60 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने के की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को अवकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह प्रयुक्त होता है। तो रेड सोडियम नाइट्राइड है जो कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों ही तरह से प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीजन अवस्था वाला यौगिक कौन सा होता है। तो F2O होता है। ओके, फेरस ऑक्साइड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है यहाँ पर कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर आपके लिए कि सभी अम्ल धातुओं में प्रक्रिया कर कौन से गैस निकलते हैं। तो सभी जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से जब अभिक्रिया करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा। ओके, तो अगर कोई वहाँ पे गैसेस होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको ध्यान नहीं देना है इन पे, आपको ऑक्सीजन पे ध्यान देना है, सॉरी हाइड्रोजन पे ध्यान देना है, क्योंकि हाइड्रोजन ही निकलता है अगर वो एसिडिक है, एसिड अगर कोई धातु से प्रक्रिया करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका जो पीएच मान है वो लगभग 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये डेवी ने कहा था। इनका पूरा नाम हम्फ्रे डेवी था। इन्होंने हम्फ्रे डेवी नाम करके एक लालटेन भी बनाया था जिसका उपयोग किया जाता था माइन मतलब खदानों में, कोयले की खदानों में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करता है। तो निम्न दाब और उच्च ताप। जो वास्तविक गैस है, जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये जो है निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस मतलब एक स्टैंडर्ड गैसेस के रूप में ये प्रदर्शित करता है। ओके, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं। मतलब
-40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान होता है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही एक ही समान एक ही तापमान को प्रदर्शित करते हैं। फिर सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को कितने डिग्री के बराबर होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर यदि मतलब सेल्सियस पैमाने पर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है वहाँ पर 32 डिग्री दिखाएगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं आप जब यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो। फिर मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो ये सेल्सियस स्केल में कितना होगा? तो ये सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर सेल्सियस भी बोल सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर आपके लिए कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियाँ होती हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, एक परमाणु का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका जो तापमान होगा वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, मतलब 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब मतलब गर्मियों में अधिकांशतः फट जाते हैं क्योंकि उनके अंदर का जो कह सकते हैं कि जो एरिया है वो एक्सपेंड कर जाता है, इसकी वजह से वो फट जाते हैं, ट्यूब फट जाता है। फिर किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अतः अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो वहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 39 में देख सकते हैं कि सबसे अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो जैसे ही घनत्व बढ़ेगा वो जमने लग जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते? तो चालन, कंडक्शन जो होता है उसमें पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, किसमें? ऊष्मा के संचरण में। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर आपके लिए, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। ओके, कन्वैक्शन द्वारा होता है। फिर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण के द्वारा आती है, जिसे रेडिएशन बोला जाता है। ओके, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे विकिरण है, मतलब रेडिएशन में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सा है? तो ये विकिरण है, मतलब रेडिएशन है, जिसमें ऊष्मा के जो कण होते हैं वो बिल्कुल भी गति मूवमेंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आणविक संगठन के द्वारा, मतलब एटॉमिक जो संगठन है उसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरण, मतलब जो सोलर कुकर के अंदर जो अवरक्त किरण होता है वो उसे गर्म करता है और हमारे भोजन को पकाने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? तो सफ़ेद एवं नीचे काला। यदि आप धूप से बचना चाहते हैं तो ऊपर आपको सफ़ेद रखना होगा और नीचे आपको काला रखना होगा, तो आप धूप की जो ऊष्मा होगी उससे बच जाएंगे, हीट से बच जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसी किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती थी? कलई मतलब यहाँ पर उसको कलर करना होता है, पोतना होता है। ओके, तो यदि ऊष्मा स्थानांतरण को आप बहुत कम करना चाहते हैं तो फ्लास्क की जो दीवारें हैं उसको मतलब कलई करने के लिए विकिरण जो प्रोसेस कलई की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि उस विधि के माध्यम से उसकी जो विकिरण है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल है, जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर 51 क्वेश्चन कवर किया हमारे पार्ट 1 में, जो कि आपके अपकमिंग जो रेलवे के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको साइंस में बहुत ज़्यादा पोर्शन है तो आप उसे देखिए और अच्छे से रिकॉल करिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वोट डालने जाइए, लोगों को अवेयर करिए। उंगली पर लगा दाग यदि देश की प्रगति में काम आए तो यह दाग अच्छे हैं, वोट फॉर नेशन। और आप मेरे जो अनअकैडमी के कोर्सेज हैं आप उन्हें जा करके, ये जो लिंक है यहाँ पर, इस लिंक पर एक्सेस करिएगा। आप गूगल पे डालेंगे अंकित सिंह अनअकैडमी स्लैश अंकित
unacademy/IMmonkey28, तो यहाँ पर मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। इसके बाद आप वहाँ पर सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पानी को बचाइए, ट्री को बचाइए, पढ़िए और पढ़ाइए, फेक न्यूज़ को दूर रखिए। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप मेरे डायरेक्ट कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेसन में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, उसमें मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इस प्रकार हम पूरे अपने 500 जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।